येस सर. बेलोरकर सर, सुरू करायला हरकत नाही. काही हरकत नाही, सुरू करू. Yes. हो, वेळ झाली, आपण नियम पाळली पाहिजे. हा. नेशनल वेबिनार में आवाज येता है सर? यस. नेशनल वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों को, पार्टिसिपेंट को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. शरदराव पवार आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज घटकांदूर और डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से आज ये वनडे इंटरडिसिप्लिनरी नेशनल वेबिनार आयोजित किया गया है. इस वेबिनार का विषय कोरोना व जागतिक इतिहासाचे बदलते संदर्भ, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक यह है. यह विषय पे आज के जो मार्गदर्शक है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मित्र आदरणीय बोबड़े सर मार्गदर्शन करने वाले हैं. उनका अनुभव, उनका ज्ञान आपको इस वेबिनार के विषय के बारे में सभी पार्टिसिपेंट को मिलेगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं. और शरदराव पवार कॉलेज के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये दो डिपार्टमेंट की ओर से ये जो वेबिनार आयोजित किया गया है, इस वेबिनार में सहभागी सभी पार्टिसिपेंट का मैं धन्यवाद अदा करता हूं. और आज के जो मुख्य रिसोर्स पर्सन है बोबड़े सर, उनका परिचय देने के लिए मैं हमारे कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय गोरे सर, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस वेबिनार के रिसोर्स पर्सन सम्माननीय बोबड़े सर का परिचय या सभी पार्टिसिपेंट को कराए. धन्यवाद. धन्यवाद सर. बोबड़े सर, आवाज येतोय? यस सर, येतोय. थैंक यू सर. आज शरदराव पवार कला व वाणिज्य महाविद्यालय के इतिहास तथा राज्यशास्त्र विभाग एवं संपूर्ण भारतवर्ष में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत प्राचीन पुरातत्व एवं सांस्कृतिक संशोधन संस्था हैदराबाद, इनके संयुक्त रूप से आज कोरोना व जागतिक इतिहासाचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक बदलते संदर्भ, इस ज्वलंत विषय पर तथा अति आवश्यक विषय पर एक दिवसीय अंतर्विद्याशाखीय राष्ट्रीय वेबिनार संपन्न होने जा रहा है. इस राष्ट्रीय वेबिनार में सभी प्रतिभागी एवं प्राध्यापकों का मैं डॉक्टर संजय गोरे, विभाग प्रमुख राजनीति विज्ञान शास्त्र और हमारे महाविद्यालय और हमारे प्राचार्य की ओर से मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं. सर, इस राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर दक्कन पुरातत्व एवं सांस्कृतिक संशोधन केंद्र हैदराबाद के संचालक आदरणीय मान्यवर श्री भुजंगराव जी बोबड़े है. MA MPhil इतिहास तथा MA वास्तु विज्ञान संग्रहालय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकेडमिक योग्यता धारक माननीय भुजंगराव बोबड़े सर, ये हैदराबाद स्थित दक्कन पुरातत्व एवं सांस्कृतिक संशोधन केंद्र में पांडुलिपि संशोधन विभाग के संचालक तथा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव स्थित पुरावी लेखागार विभाग एवं गांधी संशोधन केंद्र के समन्वय के रूप में कार्यरत है. सर, उनका जन्म कर्नाटक राज्य के बीदर जिले के लखन गांव में हुआ है. उनकी संपूर्ण शिक्षा लातूर जिले की उदगीर में हुई. अत्यंत कठिन परिश्रम
तथा संघर्षमय स्थिति में उन्होंने अपना शिक्षण और अपना योग्यता प्रमाण की है। आज वो अच्छे पद पर विराजमान है। राष्ट्रीय पांडुलिपि संशोधन मिशन, इस अभियान के अंतर्गत बोबड़े सर ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली एवं अंडमान निकोबार इन राज्यों में उन्होंने संशोधन मिशन का, संशोधन अभियान का काम किया है। महाराष्ट्र सरकार तथा विविध शिक्षण संस्थाओं की 12 वस्तु संग्रहालय समितियों के कार्यकारी सदस्य एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं सर दे रहे हैं। अभी तक के आदरणीय बोबड़े सर के 20 ग्रंथ संशोधन के ऊपर तथा 60 से ऊपर संशोधन लेख प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1500 के ऊपर व्याख्यान ये संपूर्ण भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दिए हैं। हम सब उनका अभिमान करते हैं। ये सब अभियान के अंतर्गत उनका उद्देश्य बहुत प्रामाणिक और सफल है। इतिहास के ज्ञान का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन के, उनका जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से होना चाहिए। ये अत्यंत प्रामाणिक एवं अभिमानास्पद मकसद के साथ में निरंतर बोबड़े सर कार्य कर रहे हैं। हमें उनके इस सेवाभावी कार्य पर गर्व महसूस होता है, अभिमान महसूस होता है। मैं फिर से उनका स्वागत करता हूं और उनको मार्गदर्शन करने के लिए ये आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री भुजंगराव बोबड़े सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर मैं हमारे आज का ये जो सेमिनार जो आयोजित किया है, इसे ऑनलाइन सेमिनार हम कहेंगे, वेबिनार कहेंगे। तो यहाँ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना का जागतिक स्तर में जो इतिहास में जो बदलाव हो रहा है, कोरोना एवं जागतिक इतिहास में जो बदल हो रहे हैं और जो बदलाव राजकीय, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हो रहे हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो यही बात कहूंगा कि सबसे उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, एक लाइन में जिसको हम कहते हैं कि क्या हो सकता है। इस वेबिनार का जैसे आयोजन का ये हुआ, हमने जो गूगल फॉर्म बनाया होता है वो सभी को भेज दिया और अभी तक भारत के 13 राज्यों से 178 लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन किया। अब ये 13 राज्यों के लोग अगर यही हम ऑफलाइन में प्रोग्राम रखते तो क्या वो आ सकते थे? ये पॉसिबल नहीं। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 राज्यों से लोग आ जाते हैं जब कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद यहाँ जब हम मेंटालिटी की बात करेंगे तब ये हमें दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पर जब स्कूल या कॉलेज में जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऑफलाइन में जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उस समय में जिस तरह से हमारे यहाँ अभी नेशनल सेमिनार जब हम कॉलेजेस में आयोजित करते हैं, वहां भी हम देखते हैं, मैं पर्टिकुलर हिस्ट्री सब्जेक्ट का हूं तो मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर जब महाराष्ट्र इतिहास परिषद या फिर कोई हिस्ट्री कांग्रेस होती है, जब भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन बहुत सारे होते हैं, बट वहां पर आने वाले जो प्रत्यक्ष रूप से रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने वाले या फिर पूरी समय के लिए वहां पंडाल में उपस्थित रहने वाले, सेमिनार में उपस्थित रहने वाले, वहां संख्या बहुत कम होती है। अब बात ये देखिए, कोरोना की वजह से, ऑनलाइन की वजह से जो है ये प्रचार ज्यादा पैमाने पर हुआ, यानी एट अ टाइम वी कैन ज्वाइन इन एनी सेमिनार और द वेबिनार्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। जहां भी दुनिया भर में कहीं भी प्रोग्राम है, जैसे अभी हमारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस में हुई, जिनेवा में हुई, तो हम उसमें उपस्थित रहे। कलकत्ता में सेंट जेवियर्स कॉलेज और वहां की कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया था, 5 दिन के लिए हम उसमें उपस्थित रहे। तो ये हमारे लिए मौका है, कोरोना की वजह से हमारे पास इस तरह से कुछ संधि जो जिसको हम कहेंगे द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। बट अगर हम अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? तो हमें दिखाई देता है कि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज बट यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट। सो लाइक दैट ओनली टुडेज इन दिस सिचुएशंस, इन दिस पॉलिटिकल सिनेरियो और इन दिस इकोनॉमिकल और इन आवर सोशल दिस एस्पेक्ट्स, इसमें क्या बदलाव हुए हैं,
हमने उसको कितना समझ लिया है ये भी बात आवश्यक है। मैं पॉलिटिकल स्तर की बात करता हूं। जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई हम सब ने अखबारों में पढ़ा, मैं वर्तमान केस में हमेशा ये करता हूं। जो कोरोना की शुरुआत हुई तो हम सभी ने पढ़ा था अखबारों में कि यूएस ने जो है, अमेरिका ने जो है चाइना के ऊपर सबसे पहला अटैक किया। उन्होंने ये कहा कि इस कोविड-19 जो है, कोरोना की समस्या जो है, उसका कारण चाइना है। चाइना के एक लैबोरेटरी में इस तरह के प्रयोग हो रहे थे और उसकी वजह से जो है ये हो रहा है, ये आरोप उनके ऊपर किया गया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिक्स से लेकर के गांव के पॉलिटिक्स तक ये बात किस तरह से स्प्रेड हुई, अलग अलग इसमें हमें देखेंगे। तो कोविड-19 का फर्स्ट ये चाइना के इसमें शुरू हुआ, बट तो तुरंत चाइना ने ये पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी इसकी वजह से नहीं हुआ है, यूरोप में कुछ और दूसरा प्रॉब्लम्स हुआ कि जिसकी वजह से जो है ये बीमारी फैलने लगी है। अब दूसरा ये आया, फिर उसी के साथ रशिया के ऊपर कुछ ये हुआ। अलग अलग देशों ने अलग अलग जो है अपने अपने एस्पेक्ट्स रखना शुरू कर दिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने कृपया जो है म्यूट रखिए, कृपया अपना साउंड जो है सब लोग म्यूट रखें। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया आप सभी जो है अपना साउंड जो है म्यूट रखिए। ओके, तो यहां पर जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना का ये हो रहा था, हम भारत की बात करते हैं। मैं एक एक लेवल पे आता हूँ, इंटरनेशनल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल, नेशनल से फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे देश में जिस तरह से कोविड-19 का ये हुआ, उस समय जो सरकार हमारे यहाँ थी, तो सरकार ने सबसे पहले क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था, ये आरोप प्रत्यारोपों की शुरुआत हुई। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो एक मुस्लिम समुदाय का जो प्रोग्राम रखा गया था उसके ऊपर आरोप हुए, बट एट द सेम टाइम ये आरोप हुआ कि अहमदाबाद में, गुजरात में जो प्रोग्राम हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए तो उनके प्रोग्राम्स क्यों हुए। फिर उसके बाद आरोप हुए कि एयरपोर्ट्स क्यों नहीं बंद कर दिए गए, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर तो पता था कि ये नवंबर में शुरुआत हुई है, नवंबर 2019, तो नवंबर में शुरुआत हुई है, तो उसको तुरंत क्यों नहीं बंद कर दिया गया। तो पॉलिटिकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है इस तरह से एक पार्टियां दूसरे पार्टियों पर जो है आरोप करती रही। अब जहां पर ये जागतिक महामारी है, वैश्विक महामारी है, ये WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उस समय हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम सभी पार्टियां, देश की राजनीतिक पार्टियां और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देश एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। वाई अगर ये नहीं किया गया तो आज की बात नहीं है, मैं थोड़ा हिस्ट्री हूं तो हिस्ट्री के एग्जांपल से आता हूं। कुछ ही सालों पहले, बस 4 साल पहले की बात है, 2016-17 में हम सबको पता है एक बीमारी जो सब तरफ, स्वाइन फ्लू नाम की जो बीमारी आई थी, जिसमें जो डेथ हुई थी अराउंड 5 लाख लोगों की, 5.3 लाख लोगों की डेथ जो है पूरी दुनिया भर में हुई थी। ये 4 साल पहले की बात है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है, अगर हम पीछे जाते हैं इतिहास के इसमें, तो 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में आज से कितने तो भी ज्यादा, यानी अराउंड 55 लाख लोग जो है उसमें डेथ हो चुके थे। और आज का कोरोना का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से उस समय की डेथ बहुत ज्यादा थी। अब जब उसी समय यानी 100 इयर्स बैक, उसी समय मास्क बनाने की भी शुरुआत हुई थी। अगर आप नेशनल आर्काइव्स दिल्ली का रिकॉर्ड देखते हो या फिर हमारे सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद के इसमें रिकॉर्ड देखते हो, तो यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड हमें मिलते हैं कि किस तरह से टाइपिस्ट भी होते थे, तो मुंह को ये मास्क लगाकर ही टाइपिंग करते थे। हॉस्पिटल की नर्सेस को जो है वो मास्क बनाने का कंपल्शन हुआ था। उस समय गवर्नमेंट ने जो प्रावधान किए थे 100 साल पहले, वो सारे पब्लिश भी हुए थे और ये रिकॉर्ड्स उसी समय इतिहासकारों द्वारा पब्लिश भी किए गए। यानी जैसे ही शुरू हुआ तो हमारे यहाँ से ही कुछ लोग ऐसे कि 6 पेपर उसी समय नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आए
कि क्या 100 साल पहले इसी तरह की सेम सिचुएशन हुई थी और क्या उसके लिए इंतजाम किए गए थे और हमें क्या करना चाहिए। अतुल देवगौकर जैसे लोगों ने इसके बारे में लिखा, हमारे मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजू एडवर्ड्स, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ऐसे लोगों ने इसके बारे में इत्तला दी। और हर रोज के इसमें जो उनका ये आता था, स्टेटमेंट आता था, तो इसमें ये हिस्ट्री के रेफरेंस से जो है, यानी हमने जो 100 साल पहले हमारी आबादी, वहां बोर्ड लगे हुए हैं, आज भी कुछ जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, इतने बच्चों की डेथ हुई 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, कि जिन बच्चों के नाम भी रिकॉर्ड में नहीं थे, तो गॉड नोज ओनली दैट। मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है, ये सभी का एक प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाया, बट ये समय में क्योंकि वो मैंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ वायरल डिसीजेस और उसके बारे में मैंने बनाया था, एक हमारे पश्चिम बंगाल के कॉलेज ने एक प्रोग्राम रखा था, उसके लिए हमने ये बनाया था। बट हमें कहना यह है 100 साल पहले की इस बीमारी में जो हजारों लाखों लोग मरे, अभी ऐसे बैक में इतिहास अगर हम देखते चले तो इतिहास के इसमें ऑडियो जिनका क्लियर नहीं है वो लोग रेंज में आए, ताकि मेरे तरफ जो है ऑडियो क्लियर है, मेरे दो तरफ में साउंड से, इसलिए मुझे ऑडियो क्लियर आता है। बेलोरकर सर आवाज क्लियर आ रही है आपको? शरद बेलोरकर सर आपको आवाज क्लियर आ रही है? या गोरे सर आपको आवाज आ रही है? किसी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? आप दिखाइए, अंगूठा करके बता सकते हैं या फिर यस, ओके, थैंक यू मैडम, ओके। तो सुनाई दे रहा सर, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। तो यहाँ पर जो मैं जो बात कर रहा हूँ, इतिहास में अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जैसे एक ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी, जिसकी वजह से यूरोप की लगभग 60% आबादी जो है इसमें खत्म हो चुकी थी। अभी ये संख्या उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग करोड़ों के हिसाब से थी। अब वायरल डिसीजेस की हिस्ट्री को देखा जाए तो सभी नेशनल आर्काइव्स और सभी के पास इस तरह का रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब पॉइंट ये है हमारा कि इतिहास ने हमको ये सिखाया है, हमारे आर्काइवल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड दिस ऑल टाइप्स ऑफ द हिस्टोरिकल एविडेंसेस व्हिच गिव्स अस, हमें वो दिखाते हैं, हमें वो देते हैं, क्या देते हैं, एक सीख देते हैं कि अगर हम सब मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी जाकर के जो है हमें इसका हम इसके ऊपर जो है मात कर सकते हैं, हम इससे ये लड़ाई जो है जीत सकते हैं। अब यहाँ हमेशा जिस तरह बात होती है कि पॉलिटिकल लेवल पर, अभी इटाली की तरफ से हम शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले पैनिक सिचुएशन जो बनी थी इटाली में, अमेरिका में जो पैनिक सिचुएशन हुई, वाई? क्योंकि इंसान का लाइफस्टाइल जिस तरह से बदल गया, तो उस लाइफस्टाइल में ये पॉलिटिकल लेवल पर कभी कोशिश नहीं हुई कि हमको इस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए कि जो नेचर से, यानी कुदरत से जो है वो हार्मनी रखे, यानी हम कुदरती लाइफस्टाइल जीने का जो है प्रयास करें। ये पॉलिटिकल लेवल पर कभी भी कोशिश नहीं की गई, क्योंकि पॉलिटिक्स में इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। बट सम कंट्रीज जिन्होंने इस तरह की कोशिश भी की है, अगर आप एग्जांपल में देखते हैं तो कुछ जैसे हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे या स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करेंगे, नेपाल की इसको हम बात करेंगे, वहां जिनका जीवन मान जो है वो कुदरत से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से नेपाल संख्या में बहुत छोटा है, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को अपना साउंड जो है कृपया म्यूट रखिए। तो उन देशों को अगर हम देखें, यानी जिनका अपना लाइफस्टाइल कुदरत के साथ जुड़ा हुआ, कभी हमने देखा है, कभी आपने सुना है कि हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में जो नोमैडिक पीपल जिनको हम कहते हैं, ट्राइबल पीपल जिनको हम कहते हैं, उनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई, ऐसे आंकड़े कभी देखे हैं? मैं उन लोगों के साथ 6 महीने रहा हूँ उन्हीं अंडमान के जंगलों में, तो हमें ये पता है कि कुदरत के साथ जिन्होंने अपने जीवन को एक रूप बना के रखा है, तो पॉलिटिकल लेवल पर इसकी बात कभी नहीं की गई। वाई? क्योंकि हमें तो सिर्फ वोट चाहिए, बाकी भले चाहे आप मरे, कोई नहीं। जो सरकारें सचमुच में जो है इंसान का, आम इंसान का जीवन सही रूप में, यानी उनका जीवन स्तर उठाने के, इसमें सभी पॉलिटिक्स का और सभी राजकीय पक्षों का ये अल्टीमेट होना चाहिए कि हम जो है हमारे देश के आम नागरिक का जीवन स्तर उठाने का प्रयास करेंगे, ना कि ये कि हम जिस विचारधारा को, चाहे वो आप कम्युनिस्ट हो, चाहे आप राइटिस्ट हो, चाहे और किसी भी इसमें हो, मैं सिर्फ हमारी विचारधारा के जो लोग हैं उनको ही साथ लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। ये नहीं होना चाहिए।
कोविड-19 में ये बात बहुत ही प्रखरता से सभी देशों के इसमें सामने आई, भले वो अमेरिका हो, भले वो भारत हो, चाइना हो या और कोई देश हो। यहाँ म्यांमार की भी जब ये बात आई तो अभी तो वहां की सिचुएशन, सीरिया और वहां की सिचुएशन, उसको अगर देखें तो हथियारों की बात करने वाले लोग आम इंसान के जीवन का कोई उनको मायने नहीं रखते। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में ये राजकीय इसमें हमें प्रखर रूप से दिखाई दिया, और अंतरराष्ट्रीय समुदायों में ये जो एक दूसरे के ऊपर चिखल फेंक, जिसको मराठी में कहते हैं, यानी कीचड़ उछालने की जो बात है वो चलती रही। और यही बात हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के बीच में करती रही। कुछ हद तक समझाव भी हुआ, कुछ हद तक लोगों ने, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, अप टू सम एक्सटेंट ओनली। बट आफ्टर दैट अब हम स्टेट में आते हैं, हमारे राज्य में आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो है लोकल स्तर तक की बात करता हूँ। फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल हमको सोचना है। तो लोकल इसमें, हमारे स्टेट लेवल के इसमें जब हम आते हैं तो महाराष्ट्र के इसमें भी हमने देखा कि हमारे जो भाई यहाँ पर अलग अलग राज्यों से है, उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी है, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किया है। बट यहाँ मैं पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर भी, मैं राज्य स्तर से, मैं ठीक गांव के इसमें आता हूँ, राज्य स्तर पर भी पॉलिटिकल इसमें जो संघर्ष होता रहा, गांव स्तर की मैं बात करता हूँ ताकि हमें ठीक से समझ में आएगा। जब गांव में, छोटे छोटे गांव में सबसे पहले शुरुआत जिस कार्य की होनी चाहिए थी वो था सबसे पहले कि कोई आम आदमी जो है भूखा ना रहे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपने से ही यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब यहाँ कुछ तरफ जब हमें बैड साइंस दिखाई देते हैं, उस समय हमें गुड साइंस भी दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुराई है, बट गुड साइंस में ये देखा हमने कि गांव में बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो है फूड बांटने का, अनाज बांटने का जो है कार्य करते रहे। अब अनाज का भी फिर अलग अलग ये हुआ कि जिसमें सिर्फ दाल, चावल और तेल वगैरह बांटा जा रहा था, मगर जो है पका हुआ फूड, गैस ही घर में नहीं है या चूल्हा ही नहीं जलता है तो खाना कैसे पकाएंगे। तो उसका भी ध्यान रखते हुए गांव स्तर पर जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो पका हुआ फूड था, यानी रेडीमेड फूड जिसको हम कहेंगे, चपाती, दाल, सब्जी जो भी है, तो वो बांटने का काम शुरू किया। हमारे यहाँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र जलगांव में, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, गांधी रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने जो है हर घर में जाकर के लगभग 4000-5000 घर में हर सुबह और हर शाम को जाकर के, दोपहर का खाना, रात का खाना, मगर सुबह का खाना जो है वो 10 से 11 बजे के बीच में पहुंच जाता था। यानी नाश्ता और ये देने में, दोनों देने में अगर मुश्किल हो जाती है तो वो खा सकेंगे, और इवनिंग का फूड जो है वो 6-7 बजे तक उनके घर पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह का प्रयास उस समय भी किया, टिल कंटिन्यूड टुडे, आज भी वो चल रहा है। लोकल लेवल पर इस तरह से लोगों ने एक दूसरे को हेल्प भी किया। मगर मैं अब ये कहता हूं कि वेयर आर दी लैक्स, कहां पर कमी थी, कहां पर ये था कि जैसे जो बेरोजगार हुए, यानी 70 साल की आजादी के बाद देश में पहली बार ये हुआ कि लोगों को जहां काम कर रहे थे वो जगह छोड़ करके, लोग अपना घर बार छोड़ करके फिर अपना जो जहां से आए हैं वहां वापस जा रहे थे। 70-75 साल की आजादी के बाद भी हम अपने भाइयों को, अपने आजू बाजू में रहने वाले लोगों को ये विश्वास नहीं दे पाए, वी आर दी ब्रदर्स। हम लोग तो बचपन से प्रार्थना करते हैं ना, और राष्ट्रगीत के शुरू में हम ये बोलते आए हैं ना, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, सभी भारतीय जो है मेरे भाई बहन है। मगर कहाँ गई है, कहाँ सीखा हमने, क्या किया इसके बारे में? नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि हम उनको ये नहीं ये कर पाए कि भाई मैं अगर खाना खाता हूं तो उसमें से आधा निवाला जो है वो तुम्हारा है, मगर तुम ये छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अब तक तुम ही लोगों ने सेवा दी है, इसलिए हमारा शहर जो है वो आज भी ये हो रहा है, यानी वी कैन सर्वाइव। तो ये सर्वाइव करने की जो बात है, तो इसके बारे में हमने कभी सीरियसली सोचा नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हजारों लाखों जो हमारे भारतीय थे वो विस्थापित थे। एक बंटवारा जो हम नहीं देख पाए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हम लोग नहीं देख पाए थे, उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने देखा होगा, बट फिर से एक बार देश का बंटवारा दिलों से होता हुआ हमने देखा।
हमारी ही देश में हमारे भाई बहन जब अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, उस समय की जो घटनाएं पढ़ रहे थे, कहीं जहां औरंगाबाद में ट्रेन के पटरी पर सोए हुए जिनको जिनके ऊपर से ट्रेनें चली गई, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। रास्ते पर कई ऐसे की जो गाड़ियों के नीचे चले गए, कई ऐसे की जिनके पैरों के हालात जो देखे तो ऐसा ऐसा लगता था कि किस किस भारत में हम जी रहे हैं, या हम इंडिया में जी रहे हैं या कहीं और जी रहे। तो डेवलप कंट्री की हम बात करते हैं, बट यहाँ अभी तक भी जो है हम इस तरह से इस सिचुएशन में, यानी राजकीय स्तर पर ये जितना पैसा यानी लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों की बात हो रही थी, बट सरकार को जब आंकड़े मांगे गए कि कितने भाई बहन ये इसमें मारे गए, तो उसके आंकड़े नहीं दे पाए। मैं किसी पॉलिटिकल को किसी इसको नहीं करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये आंकड़े दे पाई? नहीं दे पाई। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ये आंकड़े नहीं दे पाई, दो इट इज एन कांग्रेस, दो इट इज एन बीजेपी, कोई भी सरकार रहे, कोई आंकड़े नहीं दे पाए, क्योंकि किसी को कोई पढ़ी नहीं थे ना, कितने मरे क्या करें, क्योंकि सैकड़ों मर रहे, क्या लेना देना है इस तरह से। मगर जब वही इलेक्शन की बात आती है तो तुरंत अलग अलग घोषणाएं जो है शुरू हो जाती है, जैसे मानो हम ज्यादा दे रहे, इसका कंपटीशन चलता है, वास्तविक रूप जो है अलग है। अब राजकीय स्तर पर गांव की इसकी मैं एक बात करता हूं कि जहां छोटे छोटे गांव में हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी देखे कि जहां गांव में पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, हमारा जो है राजकीय राजकारण वो सोच चलता रहेगा, मगर आज हमारा गांव बचाना है तो गांव की महिलाओं ने तक इकट्ठा होकर के, बुजुर्ग बच्चे जो भी थे, पुरुष जो थे, इकट्ठा होकर के उन्होंने अपने अपने गांव की सीमाएं जो है, कोई पुलिस आकर के, कोई मिलिट्री आकर के संरक्षण करेगी नहीं, हम अपनी गांव की सीमाओं को ये करेंगे। और गांव में कोई बाहर से आता है तो गांव वाले इत्तला कर देते थे प्रशासन को कि देखिए ये बाहर से आए हैं और गांव में खुले घूम रहे। इसका मतलब गांव ही गांव का संरक्षण करने में जो है वो सफल रहे। यहाँ पर मैं ये बात करता हूं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोकल छोटे छोटे गांवों का, कस्बों का, ग्रामों का संरक्षण पूरी तरह से जो है वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए गांव ही जो है अपना संरक्षण कर सकता है। ये हमारे इतिहास में भी हमें दिखाई देता है कि इस तरह से गांव जो है वो स्वावलंबी गांव की जो हम बात करते हैं, स्वावलंबन की, तो पॉलिटिकल लेवल पर भी कॉपरेशन की जो बात है, तो गांव के इसमें इस तरह से अगर हम अपने मतभेदों को दूर रखते हुए, अगर हमारा गांव है ये समझकर हम करेंगे, उसी तरह से हमारा स्टेट है, हमारा राष्ट्र है, ये समझकर अगर हम कार्य करेंगे तो राज्य के लेवल पर हम जो है बेस्ट एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। इसकी ये बात हम समझना है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं कि कोरोना की वजह से आर्थिक स्तर पर क्या बदलाव हुए। कोरोना में सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये दिखाई दिया कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एक साथ में सब ठप हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउड नहीं था, इसलिए ये कंपनियां बंद करनी पड़ी। अब कंपनियां जब बंद हो गई तो उसी समय में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ का जो घर बार जो चलते थे वो सब एक साथ ठप हो गए। इंटरनेशनल लेवल पर जो फंड्स मिलते थे वो फंड्स बंद हो गए, क्योंकि सबको पहले अपने राष्ट्र का ये करना था। उसके बाद नेशनल से स्टेट लेवल पर स्टेट्स के जो फंड थे वो बंद हो गए। कई सारी योजनाएं पिछले एक साल में हम देख रहे हैं आर्थिक इसकी वजह से जो है ठप हो गई। अब इसमें पर्टिकुलरली मैं कल्चरल और म्यूजियम्स या मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ उस पे करता हूँ, भारत के जो लगभग 9000 संग्रहालय है वो पूरे बंद हो गए। महाराष्ट्र की बात करूं तो 271 जो म्यूजियम्स है महाराष्ट्र में बंद हो गए। अब जितने भी हमारे यहाँ के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, सभी टूरिस्ट प्लेसेस वो बंद हो गए। तो ये इस तरह से प्रभाव इकोनॉमी के इस पर एक दूसरे पर होता रहा। अब इसका परिणाम क्या हुआ हम सबको पता है। मैं एक सिर्फ कंपनी की बात करता हूं, हमारे यहाँ की एक लोकल कंपनी की अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से हमारे शहर में 5800 लोग एक ही कंपनी से जो है वो बेकार हो गए। 5800 लोग। और हमारे शहर में पिछले एक साल में जो आत्महत्याएं हुई है, मुझे क्षमा करना, हमारे शहर में पिछले एक साल में जो आत्महत्या हुई है उसके आंकड़े अगर हम देखते हैं बेरोजगारी की वजह से, या फिर हमारे स्टेट की अगर हम बात करते हैं, नेशनल लेवल की हम बात करते हैं, तो ये आंकड़े इतने ज्यादा है कि पिछले सालों का और ये साल का कंपैरिजन करके देखिए, अब तक के इसमें आर्थिक वर्ष की बात अगर हम करें मार्च, तो डेढ़ गुना ज्यादा जो है वो सुसाइड्स हो चुके हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस
बेरोजगारी, पैसा नहीं है हाथ में, काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सुसाइड कर लिया। फ्रस्ट्रेशन आ गया, सुसाइड कर लिया। अब इसमें तो और एक आगे की बात आ गई आर्थिक केस में, कि जिन माँ बाप के पास में एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो बात की, जो इंपॉर्टेंट है इसमें, हमारी सारी गवर्नमेंट ने, सारी शिक्षा प्रणाली ने ये कहा कि सभी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन में होंगे। अब जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल था ही नहीं, वो बच्चे किस तरह से सीखेंगे? कुछ टीचर्स ने बहुत अच्छा वर्क किया इस सिचुएशन में भी। कुछ टीचर जो है वो गांव में जाकर के, कुछ ऐसी जगह पर जाकर के, या गांव की दीवारों पर वगैरह, अलग अलग प्रयोग अलग अलग टीचर्स ने किए। वहां जाकर के वो लिखते थे, जो भी होता था, जो अपने स्तर से कर सकते थे वो उन्होंने किया। बट एंड्रॉइड मोबाइल ना होने की वजह से जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उसको अगर हम देखें तो उसका एकमात्र कारण का आगे ये कर सकते हैं कि इट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस आर्थिक सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन। क्योंकि मोबाइल नहीं ले सकते हैं तो मम्मी पापा, तो कई अखबार में न्यूज हमने पढ़े कि घर में एक ही भैंस थी, उस भैंस को बेच दिया और जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल ले लिया। तो ये आर्थिक स्तर को इस तरह से, अभी भी हम जो पिछले एक साल में हमने 30 अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए छोटे छोटे, इसमें हमने ये देखा कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम, जो भी कोर्सेस होते हैं, उसकी मिनिमम फीस जो होती है वो इतनी होती है कि वो बच्चों को अफोर्डेबल नहीं होती। दोज हु वांट टू लर्न समथिंग, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। कम से कम 1000-2000, इसके आगे अगर हम एक 2 दिन का दो दिन का 3 दिन का कोर्स होता था, जिसमें देखते थे कि इसके लिए 1200 रुपए फीस, तो हमने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है। तो इसी को हम जो है अभी अपना शरद पवार कॉलेज, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया, तो जब सर के साथ बात हुई, शरद बेलुरकर सर के साथ जब बात हुई और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन संस्था ने जो परमिशन दी, तो 30 घंटे का कोर्स जो है म्यूजियोलॉजी एंड आर्काइवल साइंस का सिर्फ 300 रुपए में बच्चों को प्रोवाइड किया गया। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब संस्था और जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता ये पहले होनी चाहिए कि ये सभी के लिए अफोर्डेबल हो, यानी सबको जो है परवड़ना, मराठी में जो हम बोलते हैं ना, कि सबके कम से कम पैसे लेकर के हम उसको जो है वो दे सके। तो ये बात अगर हो सकती है इकोनॉमिक इसमें, तभी जाकर के बच्चे जो है सीख सकते हैं। मैं सिर्फ इसका हमारे स्तर पर का एक उदाहरण देता हूँ। पिछले एक साल में अभी तक हमने जो ये डिजाइन किया इस तरह से, तो 46 कंट्रीज के, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया, 46 कंट्रीज के 75,000 लोग, 75,000 लोग अब तक हमारे इसमें जुड़ चुके हैं, और 12,000 घंटे अभी तक उन्होंने जो है इसमें वो शिक्षा प्राप्त की है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इंडियन हेरिटेज एक चैनल हमने बनाया, उसमें जाकर के भी देख लीजिए, देख सकेंगे। जो 30 कोर्सेस हमने अलग अलग डिजाइन किए, heritagefoundation.in, उसमें जाकर के देखिए, देख सकेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस से हमारे म्यूजियोलॉजी का कोर्स, वस्तु संग्रहालय शास्त्र, हमारे यहाँ पर जो हम आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, हमारी मॉन्यूमेंट्स की, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की बात करते हैं, बट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उसी कोर्सेज को जब देना होता है, तब जिसकी फीस मिनिमम 7,000 से ज्यादा है आज के तारीख में, पूरे इसका मैं अध्ययन करके बोल रहा हूँ, तो हम वही कोर्स जब उस बच्चे को 300 रुपए में दे सकते हैं, तब वो उसमें आ सकते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, हम खुद इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अब आर्थिक स्तर की दूसरी बात है कि जहां पर ये हमारे मजदूर, हमारे भाई जो घरदार छोड़ करके जा रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट जो हमने वहां पर, भूखे मरेंगे मगर अपने गांव में मरेंगे। अब इस बात को सोचिए, भूखे मरेंगे मगर अपने गांव में मरेंगे, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि ग्रामों को फिर से एक बार हमें, हमारी पूरी संरचना, हमने जो ढांचा, जो हमारे गांव स्वावलंबी थे, आज वो क्यों नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल पर बहुत अच्छा कॉपरेट किया गांव ने, और उन्होंने अपने गांव को बचा लिया। अब नेक्स्ट जिम्मेदारी हमारी ये आती है कि हम गांव को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं। इसके लिए हमारे गांव का पुनर्निर्माण जैसी कुछ किताबें हैं, जरूर पढ़िए। हमारे गांव का पुनर्निर्माण जैसी कुछ किताबें, छोटी सी किताब है, बट फॉर मी इट इज अनलाइक एंड माय रामायण, महाभारत एंड गीता। कि अगर सच में अगर हम गांव को बदलना है तो क्या करना चाहिए, उसका वो एग्जाम्पल है। कुछ अगर हमारे यहाँ पे आजू बाजू के गांव में, दापरा, दापुरी, खेड़ी, कडोली, लमांजन, धानोरा, इन गांव में आकर के देखिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि उन्हीं किसानों ने एक होकर के सहकारी तत्व पर, यानी कॉर्पोरेट टू ईच अदर, तो कॉपरेटिव लेवल पर जो है उन्होंने कुछ कार्य शुरुआत किए, उसमें से जो पैसा मिला उन्होंने कहा
कि अब हमने उनसे सवाल पूछा था कि आप इससे अब आगे क्या करेंगे, क्या कुछ आप बंगला बनाएंगे, कुछ और ये करेंगे, गाड़ी लेंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे पास तो पैसा आ गया, मगर हमारे बाजू के गांव वाले किसान के पास अभी कहाँ है, तो हम इस पैसे से जो है उनको कोऑपरेट करेंगे। सो दिस कोऑपरेटिव माइंड जो है ना, ये एक दूसरे को सहयोग करने की, एक में का सहाय करो अवगे धरि सुपंत, हमारे संतों ने ये बताया, एक दूसरे को साथ देते हुए जो है हम एक सुंदर सृष्टि को, एक अच्छे विश्व को निर्माण कर सकते हैं। बट दिस वी लर्न फ्रॉम दिस आवर फार्मर्स, हमारे किसान भाइयों से हमने इस बात को सीखा। तो ये आर्थिक लेवल पर इस तरह से कॉपरेट करने की जो बात है, इस संरचना को जो है वो आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए मैंने जैसे कहा, हमारे गांव का पुनर्निर्माण जैसी किताबों को जरूर देखिए। ये नवजीवन पब्लिकेशन अहमदाबाद में पब्लिश की हुई किताब है, हमारे पास है, अगर किसी को चाहिए सॉफ्ट कॉपी में भी तो वो प्रोवाइड हो सकेगी। देन लास्ट में ये सामाजिक स्तर की मैं बात करता हूं। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ सामाजिक स्तर में अभी आर्थिक का जो ढांचा है सामाजिक के साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जहां पर ये देख रहे थे कि कोरोना जिसे कोविड-19 जिसे पकड़ लिया या कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गया, वो सरकारी हॉस्पिटल में ये होता है या खासगी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या फिर डॉक्टर उसके घर आकर के उसको इलाज करते हैं। इस दृष्टि से जो है हम सामने वाले से देखने की शुरुआत हुई थी। अब मैं ये अर्बन इसकी बात कर रहा हूँ। गांव में तो गांव का स्कूल होता था, जिस स्कूल में लोगों को एडमिट किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। बिकॉज नाउ इन आवर जलगांव डिस्ट्रिक्ट, इन अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से जो है इसका फैलाव बहुत जोरों से अभी फैल हो रहा है। अभी आज की तारीख में हमारे जलगांव शहर में कल का अगर आंकड़ा देखें तो 1000 पेशेंट हमारे शहर के हैं। सो इस तरह से जब हमारे यहाँ पे अब सामाजिक स्तर की बात कहाँ आती है कि या सामाजिक लेवल पे क्या हमें सोचना चाहिए, लोकल से ग्लोबल तक के इसमें अब जो समाज है वो दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक वो कि जिनको अफोर्डेबल नहीं है दिस ऑल दी सर्विसेज ऑफ कोविड-19, यानी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, 4 दिन का जो खर्चा हुआ 2 लाख रुपए हुआ, 1 हफ्ता 15 दिन रहे 4-5 लाख रुपए ये हुआ, और 4-5 लाख रुपए जो नहीं दे सकते वो किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए। अब समाज में लोग इस तरह से, हम एक दूसरे को इस तरह से देखना कि वो कहाँ पर ये है। मैं यहाँ सामाजिक स्तर में हमेशा और 2 बातों को ध्यान देता हूँ। एक तो बात है, मैं जिसकी पहले भी ये कर रहा था कि हमारा लाइफस्टाइल, कि मैं हमेशा समाज को 2 तरह से, मेरी अपनी दृष्टि जो है, क्षमा करना मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं 2 दृष्टि से देखता हूँ। एक वो लोग कि जो हमारा हार्मनी बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर, जो ये अंतिम सत्य जिसे मैं मानता हूँ, इंसानों का इंसानों के बीच प्यार और इंसान का कुदरत से प्यार, ये जो है इस परिभाषा को जो नहीं समझते और जो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस को जो है उस पर जो तुले हुए लोग हैं, तो मैं उनको मुझे क्षमा करना, मैं उनको करुणा की भाव से देखता हूं, क्योंकि ये लोग हैं जो विश्व को खत्म करने की कगार पर है। नेचुरल रिसोर्सेस को, सिंपल कोविड-19 ने अगर कुछ कर दिखाया है तो हम इंसान जो नहीं कर पाए पिछले 25 सालों में, वो पोल्यूशन जो है उसकी मात्रा, प्रदूषण की मात्रा, उसको बिल्कुल कम करने में कोविड-19 सफल रहा है। यानी कोविड-19 इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली हो गया क्या कि हम 25 साल में इंसान मिलकर के जो नहीं कर, हमारी नदियों का, तालाबों का पानी तक जो है वो साफ हो गया। सामाजिक स्तर में हम सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम सोचे। 3, मैं हमेशा कॉलेजेस में, स्कूल में अब तक पिछले 13 सालों में अभी तक लगभग 1800 स्कूल कॉलेजेस में मुझे 8.5 लाख बच्चों से बात करने का मौका मिला। और आज मैं जिन 12 अलग अलग शिक्षा समितियों की कमेटी पर हूँ, बीओएस कमेटी का मेंबर हूँ, चाहे किसी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के इसका मेंबर हूँ, तो वहां हम जब बात करते हैं टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स को तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बच्चों की बात नहीं करेंगे, हम प्रोफेसर्स लेवल के, जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन, एक इंसान की जीने के लिए 3 सबसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तुरंत जवाब आ जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। पता नहीं ये फिल्म का नाम हमारे दिमाग में कैसे फिट हो गया, रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी ये जवाब सभी की तरफ से आता है, बट दीज आर नॉट दी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स उसके पहले है, रोटी जो है इसमें से ये बराबर है, बट उसके पहले की 2 चीजों को हमने अपने दिमाग से निकाल दिया। पहला है हवा, जो शुद्ध हवा हमें मिलनी चाहिए, पानी, शुद्ध पानी हमें मिलना चाहिए, और तीसरा है रोटी, अनाज हमें जो है वो सकस और अच्छा आहार हमें मिलना चाहिए।
अब पहली दो बातें जो हमने दिमाग से निकाल दी है, तो सामाजिक स्तर पर इस बात को अगर आप इम्प्लीमेंट करने में अगर सफल रहे कि कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ सबसे पहला काम हुआ कि वो हवा जो है हमारी, जो डेंजरस हजार्डस जोन जिसको हम कहते हैं, ये टेक्निकल की परिभाषा जो है ना, सबसे अधिक प्रदूषण की मात्रा जो है उसको कम हो गई हमारे मुंबई और बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में, जहां मैं बीच में जब वाराणसी गया था, अब ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र माना जाने वाला शहर, मगर एट दैट टाइम व्हेन आई वाज विजिटेड देयर, इट्स एन मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द इंडिया, क्योंकि हम जिस एरिया में देखा वहां पर कि सांस लेना भी जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। ये क्यों? क्योंकि प्रदूषण जिस तरह से फैल रहा है, इंडस्ट्रियों का ये जिस तरह से हो रहा है। अभी हम लोगों को ये पता है कि हम लोग हमारी जो निजी गाड़ियां हम जो इस्तेमाल करते हैं, सब लोगों को पता है कि मैं बस से जा सकता हूं, मैं ऑटो रिक्शा से जा सकता हूं, जो पब्लिक व्हीकल्स है उससे जा सकता हूं, बट फिर भी हर एक को लगता है कि मेरे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास घर में भाई को, बहन को, सबको एक गाड़ी होनी चाहिए। पूना का एग्जाम्पल है हमारे पास, पूना में जितने लोग रहते हैं उससे 1.6 गुना ज्यादा गाड़ियां हैं शहर में। पूना की लोक संख्या जितनी है उससे लगभग 1.5 गुना से ज्यादा गाड़ियां पूना शहर में हैं। तो कैसे जिएंगे भाई? तो मरना तो हमको ही है, मरना तो कोई कोविड नहीं मरने वाला है, या फिर कोई दूसरे नहीं मरने वाले हैं, कंपनियों के मैन्युफैक्चरर्स जो है वो नहीं मरने वाले तो हम ही हैं। तो पहले सामाजिक स्तर में इस बात को ये कीजिए, सामाजिक स्तर उसको ऊंचा मानिए कि जो कुदरत के साथ अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको हार्मनी बना के रखा है, यानी हम अच्छे से अच्छा कुदरती जीवन जो मेरे शरीर के ऊपर के कपड़े जो खादी के हमने पहने हैं, तो आज का अखबार का मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि महाराष्ट्र में खादी का सबसे ज्यादा ये हो रहा है, आज मैंने पढ़ा, अच्छा लगा। वाई खादी, मैं इसको हमेशा हमारी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि बाहर अगर गर्मी है तो ये शरीर को ठंडा रख सकती है, और बाहर अगर ठंडक है तो शरीर को गर्म रखती है। मैंने अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े जब मैं पहनता हूं तो मुझे उसकी सबसे ज्यादा खुशी है। अब तो ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, रोज आधा घंटा ईमानदारी से काम करेंगे तो साल के 6 ड्रेसेस हम बना सकते हैं, ये हम पिछले 8.5 सालों से कर रहे हैं, मगर यहाँ ये सबके लिए पॉसिबल नहीं। तो कम से कम जो है खादी का कपड़ा क्यों पहनना है। इकोनॉमी जेसी कुमार अप्पा का खादी का अर्थशास्त्र जो किताब है पढ़िए, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ, बट इतना ही कहना चाहता हूँ, दिस इज इको फ्रेंडली फॉर द नेचर एंड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। तो आपका शरीर के लिए भी और कुदरत के लिए, दोनों के लिए इसका ये फायदा है। और दूसरी बात है कि ये आपकी लोकेलिटी में भी बनती है। अगर आप वहां रहते हो बुल्ढाना में या फिर कहीं गढ़चांदुर में रहते हैं, तो आपके आजू बाजू में चंद्रपुर में, नागपुर ये एरिया में जो खादी बनती है उसको अगर आप लेंगे, लोकल में जो निर्माण होता है उसका अगर यूज करेंगे। अब यही बात लाइफस्टाइल के इसमें हमारे आगे मैं ले जाता हूं कि जब मैं हवा की बात करता हूं तो आगे चल करके मैं पानी की बात पे आता हूं। हम सबको ये पता है कि अगर हमारे पास शुद्ध पीने का अगर पानी नहीं है, स्टेशन पर सबसे बुरा हाल रेलवे में किसका हुआ कि रेल जहां पानी नहीं मिल रहा था वो सबसे बड़े बुरे हालात थे। क्योंकि मैंने ट्रेन में जब सफर किया तो ये देखा कि कहीं भी खाने की तो बात छोड़िए, पानी तक नहीं मिल रहा था। इतना पानी हम नहीं लेके जा सकते ना, अगर पूरा फैमिली जा रहा है और अगर आपको 2 दिन सफर करना है एक जगह से, भारत के एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, तो इतना पानी तो हम नहीं ले जा सकते, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको पानी मिलता नहीं था, तो कैसे करेंगे। तो सबसे बुरे हाल उसकी वजह से हुए। फिर पता चलता है कि पानी की अहमियत क्या है। अब यही बात हम आते हैं कि जहां पर ड्राई एरिया बन रहा है, भारत की अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों का अगर हम आंकड़ा देखें, ग्राउंड वाटर सिस्टम और सबका ये देखें, तो 47% जो है वो ड्राई सिचुएशन अभी बढ़ चुका है, यानी जमीन के अंदर का पानी का जो स्तर है, आपके यहाँ भी आप देखिए, जहां पहले 100 फीट पर पानी मिलता था, 100-200 फीट, अभी वही स्तर 500-600 होते होते 1000-2000 फीट तक पानी नीचे चला गया है। तो इसका कारण क्या है? कंजम्पशन। पहले हम कुएं बनाते थे, हाथों से खींचकर पानी निकालते थे, मेहनत लगती थी, तो इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी हम निकाल लेते थे। बट अभी हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई ना भाई, तो हम एक बटन दबा रहे हैं, पाइप से जो है चाहे जितना पानी हम खींच ले रहे हैं, और उसको चाहे नाली में छोड़ रहे हैं, चाहे गाड़ियां धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रेडी फॉर टू थिंक ओवर अबाउट दिस ऑल। हम लोगों को कोई सोच पड़ी नहीं ना, क्योंकि घर में पानी आ रहा है। मैं जहाँ ट्रैवलिंग में बहुत बार जाता हूँ तो किसी लॉज में वगैरह रुकता हूँ, तो लॉज के इसमें देखता हूँ वहां का नल जो है वो बह रहा है, तो जब उनसे बोलने जाते हैं तो कहते हैं हाँ साहब जोड़ दीजिए ना, पानी बहुत है हमारे पास, क्या चिंता है। इसी ये सोच को जब देख,
तो जब जाकर के हम एक 50, 100, 200 रुपए का जब एक नल ला करके वहां फिटिंग कर देते हैं, वो सारा मटेरियल छोटा सा, सिर्फ वो पाना वगैरह जो होता है वो सब हमारे साथ रख सकते हैं। सभी को पॉसिबल नहीं, बट जिनको है वो ला करके जब हम वहां नल लगा देते तो अरे अरे आपने क्यों लगा दिया, हम लगाते थे ना। साहब मैं आपके यहाँ पर आया, देख रहा हूँ ऐसे पिछले कितने दिनों से पूरे नीचे की फर्श तक जो है हरी हो चुकी है, मगर आप लोगों को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। वो पानी की कीमत क्या है तब आपको पता चलेगी, जब बूंद बूंद पानी पीने के नहीं मिलेगा, जब तड़पना पड़ेगा पानी के लिए, जब पता चलेगा उसकी अहमियत क्या है। बट हर बार जानलेवा जब बन जाए तब सीखना है, ऐसा तो नहीं है ना, तभी सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब समय रहते हुए अगर हम सीख गए तो मुझे ऐसा लगता है द अर्थ कैन प्रोवाइड द नीड्स ऑफ एवरीवन। ये पृथ्वी जो है, हमारी धरती माता जो है, वो सभी की जरूरत को पूरा कर सकती है, बट अर्थ कांट प्रोवाइड ग्रीड ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक आदमी का लालच भी वो पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि इतने लालच हमारे अंदर भी भरा पड़ा है। जिनको रहने के लिए 70,000 करोड़ के बंगले तक लगते हैं वो छोड़ दीजिए, गांव का हमारा इंसान जिसके पास झोपड़ा है या नहीं भी है, मुंबई में जाकर कभी देखिए, अगर देखा होगा तो मुझे पता नहीं, मैं इन सभी केस में रहा हूं, क्योंकि मैं जब ट्रक पर जब 6 साल में क्लीनर था, तो मुंबई में वहां बड़े बड़े नालियां जो है जिसके सामने बाजू में सीमेंट के पाइप पड़े हुए हैं, उन सीमेंट के पाइप में भी वो लोग जो है, सिर्फ गूगल में डालिए कि पीपल्स लिव्ड इन मुंबई इन द सीमेंट पाइप्स, इतना डाल दीजिए, फोटोग्राफ्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का भंडार पूरा हमारे आज इसमें नेटवर्क की, इंटरनेट की दुनिया में भरा पड़ा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आदमी खुश तो तभी रह सकता है जो 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने बताया था, जो हमारे वेदों ने हमको सिखाया था, उसमें ये बताया कि तृष्णा जो है वो सभी दुख का मूल कारण है। सामाजिक लेवल में मैं कोरोना केस में ये बताना चाहता हूँ, हम सब ने ये सीखा है, घर में अगर कुछ नहीं है तो कम से कम जो है हम एक खिचड़ी बना करके खा सकते थे, ये देखा बहुत सारे घरों में उन्होंने ये किया है। देन if there is a nothing, then you can survive with this, then why you are unnecessary wastage the things when you have the things। तो आपके पास जब है तो आप उसको अननेसेसरी वेस्टेज मत कीजिए, खाइए, जितना अच्छा लगता है खाइए, वेस्ट मत कीजिए, उस अन्न को फेंक मत दीजिए। क्योंकि कई बार शादियों में और समारोह में देखते हैं इस तरह से लेते हैं बफे सिस्टम में कि जैसे मानो बाद में मिलने वाला ही नहीं है भाई, 4 निवाले कम खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इतना ले लेते हैं कि बाद में पसंद नहीं आया इसलिए फेंक देते हैं। कृपा करके सामाजिक स्तर में इन बातों को सोचिए कि हमारी 3 बुनियादी आवश्यकताएं जो है वो है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध अनाज, ये हमारा अन्न जो है। तो इन बातों को सोचिए, बाकी जो आगे है ना, कपड़ा और मकान, कपड़े चाहे जितने मिले, मगर हम कपड़े के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते भी नहीं है। घर में इतने कपड़े पड़े हुए हैं कि जो सालों तक, महीनों तक यूज नहीं किए हुए हैं, या फिर घर अगर छोटा है, फ्लैट में रह रहे हैं, नहीं है तो किराए का है तो फ्लैट चाहिए, फ्लैट लिए तो फिर बंगला चाहिए, बंगला है तो और बड़ा चाहिए। सो दिस ग्रीड विल नेवर बी एंड, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो सोचिए कि हम जो है कम से कम इसमें किस तरह से अच्छा जीवन जी सकते, खुशी से रहिए, लिव हैप्पी विथ योरसेल्फ, खुद के साथ खुश रहिए, लिव हैप्पी विथ योर फैमिली, आपके फैमिली के साथ खुशी से जिए, लिव हैप्पी विथ योर सराउंडिंग सोसाइटी, आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज के साथ जो है खुशी से रहिए। इफ यू विल बिकम द रीजन फॉर देयर हैप्पीनेस, दे विल आल्सो विथ यू एवरी टाइम। अगर आप उनकी खुशी का कारण बन जाते हो तो समाज हमेशा के लिए आपके लिए जो है वो खड़ा रह जाता है। अगर मेरी इस बात करने में कुछ गलती रही हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, जो अनुभव मैंने पाया वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए, आप सभी महानुभावों के सामने मैंने प्रयास किया बात करने का, और कुछ गलत रहा तो फिर से क्षमा करें। कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। किसी को कुछ सवाल है? थैंक यू, जिन्होंने भी यहाँ कमेंट लिखे हैं चैट बॉक्स में, उनका शुक्रिया। मगर मैंने जैसे कहा, हम इस ये बात जो है कोरोना की वजह से जो फायदा भी हमें हुआ है, फायदा ये हुआ है कि हम किसी भी प्रोग्राम को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस प्रोग्राम में पूरा समय हम पार्टिसिपेट होते हैं क्या? क्योंकि 13 स्टेट से 175 लोगों ने रजिस्टर किया है,
मगर यहाँ पर 30 लोग उपस्थित थे, तो हमें संधि तो मिली, वी गेट द अपॉर्चुनिटी बट वी नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इट, मगर हम लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं। तो यही बात हो रही है हमारा, चाहे वो स्कूल कॉलेज का फिजिकल हम वहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित होने की बात हो, वर्चुअल रूप से, क्योंकि ऑनलाइन में जब ये क्लासेस की भी शुरुआत हुई तो भी देखते हैं कि ऑनलाइन अभी सर सिखा रहे हैं बच्चों को, मगर 1 घंटे का समय बच्चों को वहां पे सुनने के लिए भी जो होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसमें पूरी तरह से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ये जो बात है ना, हमको सीखना है कि अगर हम उससे अपना बेनिफिट फायदा ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। सो कुदरत की हर बात में ये बात है, हम सबको इसे कुछ सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। और 70 साल 75 साल की मैं जब आजादी की बात करता हूं तो मैं हजारों वर्षों के इतिहास की भी बात करता हूं। सबसे पहले घर में सबको अहमियत पता चली अपनी माओ की, अपनी बहनों की क्या अहमियत होती है, सबसे पहली बार पता चली। सामाजिक स्तर में 75 साल में पहली बार पति जो है पत्नी को घर में ये सब्जी काटने में मदद करते हुए दिखाई दिए। मैंने अपने अपने घरों के आजू बाजू का एग्जाम्पल में बोलता हूँ, जो घर में जो बच्चे, क्योंकि इतने दिनों तक महीनों तक घर में बंद रहे, तो उस समय जो है बहनों के साथ में खेलने के लिए कम से कम समय देने का जो है उनको लगा, क्योंकि बाहर जाकर के दोस्तों के साथ में वर्चुअल की दुनिया में, फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में तो रात दिन बिजी है, मगर अपने घर के भाई बहनों के लिए, अपनी माता, अपने पत्नी, ये सब के लिए जो है हम फैमिली के लिए समय देने का जो है, ये समाज में जिसकी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं से कुटुंब और ये आगे जो बात है, इसको समय पहली बार हमने समझा कोविड-19 की वजह से। सो दिस इज एन बेनिफिशियल थिंग आल्सो। तो ये भी हमारे लिए एक फायदा है, बट हम इसको निरंतर रखें, हम इसको जो है कायम रखें, ये बात ध्यान दें। इसी में देखिए कि जब हम इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होता है तो उल्टा क्या हो सकता है, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे कि घटस्फोट जो है तो वो ज्यादा होने की शुरुआत हुई, ऐसा हमने पढ़ा। तो ये क्यों हुआ, तो इसका कारण ही ये था कि हमारे यहाँ पर इस तरह की कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हम जो एक दूसरे को समय दे सकते थे और जिस समय में हमें समझना चाहिए था एक दूसरे को, उसी समय हम लोग जो है उसी टाइम को क्वारल, एक दूसरे के साथ झगड़े में ये किए। तो मैं हमेशा इस बात को हमारे पर्सनल, जब हम अकेले होते हैं, व्हेन आई एम फीलिंग अलोन इन माय होम, जब मैं घर में अकेला रहता हूँ, तब मुझे यह समझना है कि उसका मैं बेटर यूज कैसे कर सकता हूँ, अच्छाई के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। When we are with our family, we must think over that how we can spend this time with our family, good time जिसको हम कहेंगे, अच्छा समय हम सबके साथ में कैसे कर सकेंगे। एंड द सेम थिंग विथ योर सोसाइटी, आप जहां पर रहते हो उस कॉलोनी में, हमें लंदन में वहां की महारानी कौन है ये पता रहता है, बट हमारे घर के बाजू में कोई बच्चा भूखा सो गया है क्या झोपड़े में, ये हमको पता नहीं रहता है, क्षमा करना मुझे। बट जब हमारे यहाँ कोई बर्थडे का प्रोग्राम भी होता है, छोटा सा कुछ भी होता है, तो हम आजू बाजू में जब जाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ के तालाब और उधर केस में, दिवाली केस में वगैरह, नॉट एट ऑल टाइम बट एट द फ्यू टाइम्स, कभी तो भी जैसे आपको समय मिले तो जरूर ऐसा भी कोशिश कीजिए, अपने आजू बाजू में ऐसे लोग कि जो नीडी है, जिनकी आवश्यकता है बहुत कम, जैसे एक समय का फूड दे सकते हो, इट्स ओके गुड, अगर कपड़ा दे सकते हो इट्स गुड, जो भी पॉसिबिलिटीज है कीजिए। सो वही संतों का वचन फिर से मैं दोहराता हूँ, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। यही हमारे इसमें ऋग्वेद ने वसुधैव कुटुंबकम के नाम से हमें सिखाया है, बट हम उसे छोड़कर बाकी सब में जो है वो पूरी तरह से व्यस्त है। और ये जिन बेसिक थिंग्स के बारे में हमें सोचना है, सभी इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजकीय, सभी इसमें जो है हम कॉपरेट करके जिए, यही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, किसी को कुछ सवाल भी नहीं है तभी अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल। यस बेलोरकर सर। आभार करून घेतो। आज शरदराव पवार आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज गढ़चांदूर और डेक्कन आर्कोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की ओर से जॉइंटली ऑर्गेनाइज वन डे इंटरडिसिप्लिनरी नेशनल वेबिनार कोरोना व जागतिक इतिहासाचे बदलते संदर्भ, राजकीय, आर्थिक और सामाजिक, इस विषय पर यहाँ पे आयोजित किया गया। इस सेमिनार में
सहभागी सभी प्राध्यापक वृंदों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे इस विषय में हमारे मार्गदर्शक भुजंगराव जी बोबड़े सर, जो डायरेक्टर ऑफ डेक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डायरेक्टर है, उन्होंने अच्छी तरह से इस विषय पर अपना इस विषय पर मार्गदर्शन किए। इसलिए महाविद्यालय की ओर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कॉलेज में जब जब प्रोग्राम आयोजित किए, वो 30 आवर्स का सर्टिफिकेट कोर्स हो या अदर कोई एक्टिविटीज हो, उसमें हम हमारे साथ मिलजुल के सब में बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से हमको मार्गदर्शन किया, साथ भी दिया, प्रोग्राम भी आयोजित किया और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये प्रोग्राम के आयोजन के बारे में हमको प्रेरित किया। इसलिए महाविद्यालय के प्राचार्य की ओर से और सभी स्टाफ की ओर से और सभी पार्टिसिपेंट की ओर से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का ये नेशनल वेबिनार यहाँ समाप्त हुआ, ऐसा मैं यहाँ पे रिसोर्स पर्सन की ओर से और अध्यक्ष इस प्रोग्राम के हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार सिंह की ओर से ये जारी करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर स्क्रीनशॉट घेता सर्वांचा। जस्ट अ मिनट, आप सभी को रिक्वेस्ट है कृपया अपना वीडियो जो है वो ऑन कीजिए ताकि हम एक सभी का स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कृपया अपना वीडियो